नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले सत्र में हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास के दौरान देखा कि शुक्ल जी के अनुसार तो रीति परंपरा के प्रवर्तक चिंतामणि हैं, और जिन्होंने अपने कवि कुल कल्पद्रुम और काव्य विवेक में काव्य से संबंधित विचार रखे थे। मगर अन्य तमाम साहित्यालोचक चिंतामणि से लगभग 200 वर्ष पूर्व ही केशव द्वारा रचित कवि प्रिया और रसिक प्रिया से काव्य शास्त्र का आगाज या आरंभ मानते हैं। तो केशवदास ने काव्य की कोई स्पष्ट और अलग से परिभाषा तो नहीं दी, वरन काव्य के लक्षणों को गिनाते हुए उन्होंने कविता को युवती के साथ तुलना करते हुए उसमें अलंकरण की आवश्यकता को बताया, और अपने एक अन्य दोहे में वे कविता रचने के निमित्त कवि के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का वर्णन किया। रसिक प्रिया में है कि चरण धरत चिंतन करत निंदन भावत शोर सुबरन को शोधत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यानी कि इसमें श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने कवि, चोर और रसिक या लंपट का उदाहरण दिया। सुबरन और चरण में श्लेष अलंकार का प्रदर्शन करने के लिए, और फिर वे अलंकार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं कि जिस भांति युवती बिना अलंकरण के शोभा सुंदर नहीं लगती है, चाहे वह कितनी ही सुशील हो, हृष्ट पुष्ट हो, उसके शरीर की बनावट चाहे बिल्कुल जो है सांचे में ही ढाली हुई क्यों न हो और गौरवर्णी हो, तो भी वह सुंदर नहीं दिख सकती है अगर उसने सौंदर्य श्रृंगार न किया हो। वैसे ही कविता भी बिना अलंकार के सुशोभित नहीं हो सकती है, भावात्मक नहीं हो सकती है। तो केशवदास के काव्य के संबंध में मूल रूप से यही विचार है। और उसके बाद चिंतामणि, तो चिंतामणि जो मम्मट की भांति ही एक तरह से अगर कहा जाए तो मम्मट की परिभाषा को ही अनुदित कर दिया है, और वे कहते हैं सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कहत विबुद्ध सब कोई। यानी कि जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वे क्या कहते हैं कि उनके अनुसार कविता क्या है कि दोष रहित हो, गुण युक्त हो, अलंकार से युक्त हो, और उसमें जो शब्द हों वो सामर्थ्यवान हो और अर्थवान हो, उसी को बुद्धिजन कविता कहते हैं। अगर हम लोग मम्मट की परिभाषा को याद करें तो मम्मट क्या कहते हैं, तद्दोष और शब्दार्थ और सगुणावलंकृति पुनः कवापि, तो उसी का यह एक तरह से अनुदित रूप है। उसके बाद जो है कुलपति का नाम आता है, और उन्होंने रस रहस्य नामक जो है काव्य ग्रंथ लिखा, और वे कहते हैं कि जगह अद्भुत सुख सदन शब्द रूप अर्थ कवित अयह लक्षण मैंने कियो समझ ग्रंथ बहुत चीत। यानी कि वह अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद मैंने यही समझा कि अलौकिक आनंद देने वाले शब्द और अर्थ के विधान को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के विधान, ये कुछ दिख नहीं रहा है मेरा फोटो होने की वजह से, तो चिंता इसके लिए मत कीजिएगा। ये सारी परिभाषाएं मैं पीडीएफ के रूप में आप लोगों को दे दूंगा। तो अब उसके बाद सोमनाथ आते हैं। सोमनाथ कहते हैं सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध
भूषण जूत कवि कर्म जो सो कवि तकहि शुद्ध। यह इनकी रचना का नाम रस पीयूष निधि है। अर्थात काव्य वह कवि कर्म है जिसमें शब्द और अर्थ सगुण दोष रहित और पिंगल, पिंगल का मतलब होता है जो है छंद, तो छंद के अनुसार हो, तो और स्मरणीय रहे कि काव्य में छंद की अनिवार्यता है। पहले पहल इन्हीं सोमनाथ ने अपनी रचना रस पीयूष निधि में कहा। उसके बाद भिखारी दास आते हैं। भिखारी दास भी एक उच्च कोटि के काव्य शास्त्री भी हैं और कवि भी हैं, और इनकी ख्याति इस बात को लेकर के भी है कि ये रीतिकालीन कवियों का बहुत ही माखौल भी उड़ाए हैं, यह कह करके कि आगे के कवि रिझी हैं तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, नाम सुमिरन को बहानो है। तो ये कहते हैं कि जाने पदार्थ भूषण मूल, रसांग परांगमय मति झाकी, असो धुनि अर्थ वाक्य ले गुण, शब्द अलंकृत रति पाकी। इनकी रचना का नाम काव्य निर्णय है। अर्थात काव्य वह शब्दार्थ है जो अलंकार, ध्वनि, रस, गुण और अलंकारों से युक्त हो। इसके बाद मध्यकालीन इन आचार्यों के बाद हिंदी नए युग में प्रवेश करती है, जिसको आधुनिक युग भी कहते हैं, पुनर्जागरण युग और भारतेंदु युग कहते हैं। तो भारतेंदु युग के साहित्यकार, आलोचक, निबंधकार और विभिन्न गद्य विधाओं में आरंभिक रचना करने वाले बालकृष्ण भट्ट काव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यानी कि जनता के समूह के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं भावों को कवि अपनी सूक्ष्म चेतना और दृष्टि से वो उसका अवबोधन करके, उसे समझ करके, उसे कविता के रूप में समाज के सामने, सामाजिकों के सामने, जनसमूह के सामने प्रेषित करता है। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं और हिंदी में जो नवजागरण युग आया, जिसको सुधार काल भी कहते हैं, तो इस सुधार काल के सूत्रधार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और साहित्य को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। यानी कि कवि समाज से, परिस्थितियों से, वातावरण से जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह ज्ञान राशि के रूप में उसके हृदय में संकलित होती है, और वही संकलित ज्ञान राशि जब शब्द के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, वह साहित्य है। और एक काव्यमय परिभाषा भी वे देते हैं कि सुरम्यता हो कमनीय क्रांति है, अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे, क्रांति नहीं कांति है, शरीर तेरा शब्द मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही यही यही। यानी कि कविता या साहित्य क्या है कि वह सुरम्य है, कमनीय है और कांतिमान है, और उसकी आत्मा क्या है, रस है, और शरीर क्या है, शब्द है। तो साहित्य क्या है सरल शब्दों में, तो साहित्य वे शब्द मात्र हैं जो सुरम्य होते हैं, कमनीय होते हैं, उनमें कांति होती है, और उसका मूल्य इसी में है कि वह रस प्रदायी होती है। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास आते हैं, जिनके बारे में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास में बहुत कुछ जाने हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी के विकास में इनका अद्भुत योगदान रहा है। हिंदी शब्द सागर की रचनाएं किए, भाषा, व्याकरण और साहित्य की हर विधा में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, और साहित्य की आलोचना से संबंधित इन्होंने साहित्यालोचन लिखा,
और उस साहित्यालोचन में ये कहते हैं कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू काव्य, उपन्यास, आख्यायिकाएं इत्यादि सभी आ जाते हैं। उनके बाद रामचंद्र शुक्ल आते हैं और रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। तो उस चिंतामणि में वे लिखते हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो, साहित्य है। फिर वो आगे कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ये साधना के को आधार बना करके परिभाषा देते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। अब अगला है बाबू गुलाब राय का, और बाबू गुलाब राय ने की रचना जिसमें काव्य पर विचार किया तो उसका नाम है काव्य के रूप। वे कहते हैं जहाँ शब्द और अर्थ विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। यानी कि साहित्य क्या है कि जिसमें शब्द और अर्थ के बीच सहभाव हो, विचार और भाव के बीच सहभाव हो, वही साहित्य है। उसके बाद नागेंद्र साहित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका में कि साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। आत्माभिव्यक्त यानी कि कवि के आत्मा की अभिव्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति है, यानी कि जो उसके विचार हैं उसको वह काव्य के रूप में अभिव्यक्त करता है। और प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य जो 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हुई थी, तो उसमें उन्होंने साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि साहित्य क्या है, जीवन की आलोचना है। और आगे हम लोग देखेंगे कि यही विचार मैथ्यू आर्नल्ड का भी है। मैथ्यू आर्नल्ड भी कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद की परिभाषा और भी है, वहाँ न जा करके अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों, उनकी रचनाओं और उनके विचारों से अवगत हुए, और हम लोगों ने यह भी देखा कि काव्य और साहित्य या काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र के बीच क्या संबंध है। और ये हम लोग जाने कि 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में साहित्य शब्द का उद्भव होता है और वह साहित्य शब्द कालांतर में अर्थ विस्तार पाता है, और जो भी साहित्यिक विधाएं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इस सारे के सारे ये सारी विधाएं साहित्य के अंतर्गत आ जाती हैं, जबकि काव्य 7वीं शताब्दी के पूर्व तक साहित्य की इन समस्त विधाओं के लिए प्रयुक्त होता था, मगर 7वीं शताब्दी में साहित्य प्रसारित होता है और काव्य शास्त्र का अर्थ संकुचन होता है, और काव्य शब्द सिर्फ कविता के लिए रूढ़ हो जाता है। तो उसी से संबंधित लीजिए पहला प्रश्न है कि द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर नामक निबंध के लेखक कौन है। यानी कि इसी निबंध से काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र या लिटरेचर
को अन्य विधाओं से, लिखित अनुशासनों से अलग करने का प्रयास थॉमस डी क्विंसी ने इस लेख के माध्यम से किया। तो इसका उत्तर होगा थॉमस डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी यानी कि गौ। अगला प्रश्न है, थॉमस डी क्विंसी का निबंध द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता नहीं है। एक और कि थॉमस डी क्विंसी इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये 1848 में के अगस्त में जो अगस्त अंक था नॉर्थ ब्रिटिश रिव्यू, उसमें यह प्रकाशित हुआ था और इसके माध्यम से उन्होंने यह बताया कि जो भी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं या अनुशासन है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, तो वह जो है क्या है, नॉलेज, वह भी लिटरेचर है मगर उसको जो है लिटरेचर ऑफ नॉलेज कहेंगे। और जो आनंदमूलक साहित्य है जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, वह लिटरेचर ऑफ पावर है, क्योंकि यह इंटरनल एनर्जी यानी कि आपकी भावात्मकता को यह उद्वेलित करता है और आंतरिक शक्ति या ऊर्जा को कुछ करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा घ, नॉर्थ ब्रिटिश रिव्यू में यह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है थॉमस डी क्विंसी ने अपने निबंध द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर में साहित्य या काव्य को किस वर्ग में रखा? तो अभी हम लोग पढ़े द लिटरेचर ऑफ पावर में रखा। अगला प्रश्न है, काव्य की परिभाषा तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणों अलंकृति पुनः क्वापि। तो यह परिभाषा यानी कि दोष रहित शब्दार्थों, शब्द और अर्थ का संपृक्त भाव में होना, जिस जो गुण युक्त हो, अलंकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यह परिभाषा मम्मट ने दिया है और उस रचना का नाम है काव्य प्रकाश। अब अगला प्रश्न कि काव्य की परिभाषा शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ का साथ साथ होना काव्य है। इसमें म छूट गया है और शब्दार्थव है। तो इसके प्रवक्ता हैं, चूँकि भरत मुनि नाटक के बारे में मृदु ललिताम की परिभाषा देते हैं और जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक, विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो बच जाते हैं भामह। तो भामह की ही ये परिभाषा है जिसमें उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ का साथ साथ होना ही काव्य है और उनकी रचना का नाम काव्यालंकार है। अगला वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अभी बताया कि विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ का यह कथन है और कहाँ है यह? साहित्य दर्पण में है। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं या काव्य है। तो यह परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की, पूरा नाम पंडित राज जगन्नाथ है और इनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। तो अभी हम लोग देख लिए, सब के बारे में जो है जान लिए। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ का। तो क में चौथा हो गया, क में चौथा लीजिए, एक ही विकल्प। तो ऐसे जो आपको पूरी तरह कुछ न कुछ वैसे रहते ही हैं, तो वहीं से जो है शुरू करना चाहिए और एक दो चलना चाहिए, फिर जो है तीसरे पर, मगर अंत तक जो है चलना चाहिए। तो सीधे उत्तर हो गया रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम का चौथा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का है और शब्दार्थों सहित काव्यम भामह का है और काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। तो उत्तर होगा इसका घ। अगला प्रश्न, हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात कृपाराम से होता है। यानी कि संस्कृत में ग्रंथों की परंपरा तो जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा भरत मुनि से ही आरंभ होती है और वह संस्कृत काव्य शास्त्र में ग्रंथ की परंपरा पंडित राज जगन्नाथ तक जो है चलते रहती है 17वीं 18वीं शताब्दी तक। किंतु हिंदी में काव्य शास्त्र लिखने की परंपरा का आरंभ कृपाराम से होता है और कृपाराम की रचना का नाम हित तरंगिणी है। अगला प्रश्न, चलिए इसका विकल्प हित तरंगिणी। अब सगुना अलंकार सहित दोष रहित जो होई और शब्द अर्थ
ताको कहत विबुध सब कोई, किनके द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा है? तो यह जो चिंतामणि ने यह परिभाषा दी है कवि कल्प तरु में। अगला प्रश्न, जग है अद्भुत सुख सदन शब्द रूप अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित। तो यह है कुलपति का यह कथन है, और कहाँ है? तो रस रहस्य में। इनकी रचना का नाम रस रहस्य है। अगला प्रश्न, जाने पदार्थ भूषण मूल रसंग परांगमय मति झाकी, सो धुनि अर्थ वाक्य ले गुण शब्द अलंकृत रति पाक। यह कथन भिखारी दास का है। भिखारी दास के बारे में हम लोग जाने हैं कि रीतिकाल में रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता के प्रबल जो है विरोधी थे, और इन्होंने रीतिकालीन कवियों की आलोचना करते हुए कहा था कि आगे के कवि रिझी हों तो जानो कविताई न तो राधिका कन्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। ये भिखारी दास का ही कहा हुआ है, और इनकी रचना का नाम है काव्य निर्णय। अब अगला प्रश्न है,